रामपुर नामक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में कुल 3 लोग थे। रेणुका, उसके भैया और उसकी भाभी। रेणुका की नई नई शादी हुई होती है और तीज का त्योहार भी आया होता है, लेकिन रेणुका बहुत दुखी होती है। क्या हुआ रेणुका, क्यों रो रही हो? क्या बताऊं, आज तीज का त्योहार है और मेरे ससुराल से एक भी साड़ी नहीं आई है। मैं क्या पहनूंगी? ये सुनकर उसकी सहेली को भी बहुत बुरा लगा। तभी उसकी सहेली ने कहा, क्या हुआ, साड़ी नहीं आया तो तुम अपनी भाभी की साड़ी पहन लो। रेणुका को भी उन लोगों की बात सही लगी और वहां से अपनी भाभी के पास आकर कहा, भाभी, आज तीज का त्योहार है, मेरे ससुराल से साड़ी नहीं आई है, क्या मैं आपकी साड़ी पहन लूं? इतना सुनकर रेणुका की भाभी बहुत गुस्सा हो गई, लेकिन उन्होंने रेणुका से कहा, ठीक है, मैं साड़ी तो तुम्हें दे रही हूँ, पर साड़ी में एक भी दाग नहीं लगना चाहिए। ठीक है भाभी जी, मैं बहुत संभाल कर रखूंगी। साड़ी पाकर रेणुका बहुत खुश हुई और खुशी खुशी नहाने तालाब के पास चली गई। रेणुका उस साड़ी को वहीं पर रख देती है और नहाने चली जाती है। जब वह नहाने तालाब में जाती है, तभी एक पक्षी पेड़ पर से शौच कर देता है और वह सीधा उसकी रखी हुई साड़ी के ऊपर ही चला जाता है। जब रेणुका स्नान करके बाहर आती है तो वो देखती है और हैरान हो जाती है। ये क्या हो गया मेरे साथ? अब मेरी भाभी बहुत गुस्सा करेंगी। अब मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? थोड़ा सा दाग ही तो लगा है और वो आपकी भाभी है, आपको माफ कर देंगी। सहेली के कहने पर रेणुका शांत हो गई और वापस घर चली आई। भाभी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं स्नान करने गई थी और आपकी साड़ी को संभाल कर रखी थी, पर पता नहीं कैसे इस पर थोड़ा सा दाग लग गया। क्या मेरी साड़ी में दाग लग गया? गुस्से में इतना कहते ही रेणुका की भाभी बेहोश होने का नाटक करती है और वहीं पर गिर जाती है। ये क्या हो गया आपको भाभी? उठिए, उठिए भाभी। ये क्या हो गया तुम्हारी भाभी को? इतना कहकर रोहित अपनी पत्नी को बिस्तर पर लेकर आराम करने के लिए छोड़ देता है। उसके बाद 2-3 दिन बीत गए, पर रेणुका की भाभी ऐसी ही बीमारी का बहाना बनाकर बिस्तर पर पड़ी रहती। डॉक्टर दवाइयां देते तो उसे छिपाकर फेंक देती की। रोहित को ये बात पता चल गई और वह अपनी पत्नी से जाकर पूछा, सच बताओ, क्या हो गया है तुम्हें और कैसे ठीक होंगी तुम? आप चाहते हैं कि खो जाऊं? तो सुनिए, मैंने तुम्हारी बहन को साड़ी दिया था पहनने के लिए और तुम्हारी बहन ने उस साड़ी पर दाग लगा दिया। अब मुझे उसकी खून से रंगी हुई साड़ी रख कर दोगे, तभी मैं पहनूंगी। ये क्या बोल रही हो तुम? वो मेरी बहन है, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? कभी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ठीक हो जाऊं, तो आपको उसके खून से रंगी हुई साड़ी लाना ही होगा। नहीं तो मैं ऐसे ही पड़े पड़े मार जाऊंगी, तब रहना अपनी बहन के साथ ही। अब रोहित अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत चिंतित हुआ। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बहुत सोचने के बाद उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं किसी जानवर का खून लगाकर लेकर जाऊं, उसे थोड़ी ना पता चलेगा कि ये किसका खून है। रोहित उस साड़ी पर जानवर का खून लगाता है और अपनी पत्नी के पास लेकर जाता है, लेकिन उसकी पत्नी को पता चल जाता है कि ये किसी जानवर का खून है। ये किसी जानवर का खून है, अपनी बहन के खून से रंग कर लाओगे तभी मैं ठीक होंगी। रोहित बहुत निराश हुआ। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए रात को जब रेणुका सो रही थी, तब रोहित क्रूरता से उसकी हत्या कर देता है और उसके शरीर को पास के पेड़ के खोखड़े में छिपा देता है। उसके बाद उसके खून से उस साड़ी को रंगकर अपनी पत्नी के पास ले जाता है। साड़ी देखते ही वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और बहुत प्रसन्न होती है। अब 3 महीने बीत गए, तब रेणुका के पति अपने पिताजी से बोलते हैं, पिताजी, आज साल भर हो गया, आप अपनी बहू को लेने नहीं जाओगे क्या? हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रहा था।
मैं कल ही जाऊंगा बहू को लाने। जैसे ही सुबह हुई, राहुल के पिताजी अपनी बहू को वापस लाने चल देते हैं। जैसे ही वो जंगल वाले रास्ते से उस पेड़ के पास पहुंचे, उस पेड़ से आवाज आती है, आगे मत जाना आगे, ये लोग बहुत निर्दयी है। ये कैसी आवाज है? कहीं कोई भूत तो नहीं है? वो बहुत घबरा जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। घर जाकर राहुल अपने पिताजी से पूछता है, क्या हुआ पिताजी, रेणुका क्यों नहीं आई साथ में? क्या बताऊं, जैसे ही गांव के समीप वाले जंगल के रास्ते से जा रहा था, रास्ते में उल्टी सीधी आवाजें आ रही थी। मैं बहुत घबरा गया था, इसलिए वापस चला आया। राहुल उनकी बातें सुनता है और उनके साथ ही उस पेड़ के पास जाता है और उस पेड़ को कटवा देता है। पेड़ को कटवाने के बाद उसे अपने घर लेकर चला जाता है। रेणुका की आत्मा उस पेड़ में ही समाहित थी। अब पेड़ घर आने की वजह से रेणुका उसी घर में रहने लगी। जब सब लोग बाहर चले जाते, रेणुका घर का सारा काम करती, घर का खाना बनाती और घर का सारा काम करती। ये सब देखकर राहुल अपने पिताजी से बोलता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये घर का काम कौन कर रहा है और भोजन भी इतना स्वादिष्ट बना रहा है। बेटा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कौन कर रहा है। राहुल जानना चाहता था कि ये सब कौन कर रहा है, इसलिए उन्होंने दिमाग लगाया और घर से काम करने के बहाने निकल गए। रेणुका को लगा उसके पति काम करने चले गए, इसलिए वो बाहर निकलकर काम करने लगती है। जैसे ही वो काम करने लगती है, उसके पति वापस आ जाते हैं और वो देखते तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। रेणुका, तुम और ये सब क्या हो गया तुम्हें? ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। तीज के दिन आप लोगों ने साड़ी नहीं जुआया। भाभी की साड़ी की वजह से भैया ने मुझे मार डाला। ये सब बातें सुनकर राहुल बहुत दुखी होता है। ये सारी बातें अपने पति को बताने के लिए ही रेणुका की आत्मा भटक रही थी। ये सारी बातें बताने के बाद वो अदृश्य हो जाती।